आज प्रतिज्ञा 21 चैनल के माध्यम से सीखेंगे दूध का भोजन में क्या महत्व है। तो दूध की इम्पोर्टेंस के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भोजन में दूध का महत्व। मिल्क ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ पर डेली मिल्क का यूज़ ना हो रहा हो भोजन के रूप में? तो आंसर लगभग 98-99% ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ पर दूध का सेवन ना होता हो। अब हम लोग भोजन में क्या खाते हैं? हम सभी भोजन में क्या खाते हैं? प्रश्न यदि ये है कि हम सभी भोजन में क्या खाते हैं, तो उत्तर ये आएगा चावल भी खाते हैं, दाल, सब्जियां, रोटी, मांस, मछली, अंडा, घी, दूध आदि। अगर प्रश्न किया जाए कि हम भोजन में क्या खाते हैं, तो जो आंसर आएगा वो यही आएगा, भाई चावल भी खाते हैं, दाल, सब्जियां, विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां, रोटी, मांस, मछली, अंडा, घी, दूध आदि। ये सभी के सभी भोज्य पदार्थ हैं। जब हम भोजन में इनका प्रयोग करते हैं तो दूध भी इसमें शामिल है। और जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु, जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ हो, वो तो पूरी तरह से किस पर निर्भर रहेगा? दूध पर। वो चावल, दाल, सब्जियां, रोटी, मांस ये तो खाने से रहा, ये तो वो क्या है? दूध। पूरी तरह से दूध पर निर्भर है, माँ के दूध पर। वो एक अलग स्थिति है कि किसी कारणवश अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो फिर कोई और ऑप्शन ढूंढते हैं। गाय का दूध है, बकरी का दूध है, भैंस का दूध है, इसका। लेकिन उसका जो आहार है नवजात शिशु का, वो क्या है? केवल दूध। हमारे शरीर को पोषक यानी पोषण एवं वृद्धि के लिए हमारे शरीर के पोषण और वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो वो तत्व हैं, एक तो प्रोटीन, दूसरा वसा, शर्करा, लवण, विटामिन, जल। ये चीज़ें अति आवश्यक हैं। किसके लिए? शरीर के पोषण एवं वृद्धि के लिए। प्रोटीन भी जरूरी है, वसा भी जरूरी है, शर्करा, लवण, विटामिन, जल, ये सभी अति आवश्यक है शरीर की वृद्धि और पोषण के लिए। पहला प्रश्न आपको समझ में आया ही होगा कि हम भोजन में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। पोषण एवं वृद्धि के लिए करते हैं, और उनके लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ जो भी हम खा रहे हैं उसमें क्या होना जरूरी है? भाई प्रोटीन भी जरूरी है, वसा भी जरूरी है, शर्करा, लवण, विटामिन, जल, ये सब आवश्यक है। तभी जाकर शरीर का पोषण और वृद्धि संभव हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। चलिए भाई, अब हम अपनी मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं। क्या है? भोजन में दूध का महत्व।
तो दूध में ये सभी, दूध में ये सभी कौन? वसा, शर्करा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, जल यानी पानी, ये सब कुछ मिल रहा है किसमें? दूध में। तो दूध में ये जब सभी चीजें मिल रही हैं तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण आहार। दूध क्या है? पूर्ण आहार या संपूर्ण आहार, क्योंकि दूध पीने से ये सारी चीजें मिल गई। यहां तक बात क्लियर होती है कि दूध एक पूर्ण आहार के रूप में गिना जाता है। चलिए भाई, अब थोड़ा सा इसका विभाजन भी देखें कि दूध के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो कितने कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दूध में पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा, विभिन्न प्रकार के दूध में पोषक तत्वों की मात्रा, ये और हमको देखना है। क्योंकि पहली बात तो ये कि हमको दूध के गुणों के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि दूध के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरा महत्व कि ये परीक्षा में भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सके, उद्देश्य तो मेरा यही है। और आप भी अध्ययन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? परीक्षा के लिए। लेकिन जीवन में भी तो ये आवश्यक है कि हम दूध के गुणों के बारे में जानें। तो पहले नंबर पर लेते हैं गाय का दूध। गाय का दूध, इसमें पानी कितना प्रतिशत? 86.26% होता है। गाय के दूध में जो पानी है वो कितना प्रतिशत होगा? यानी जल 86.2%। बसा 4.50%। बसा की मात्रा समझ में आ गई। उसके बाद प्रोटीन, गाय के दूध में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? 3.45%। प्रोटीन के बाद दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा ये कितने प्रतिशत है? 4.88%। और फिर खनिज, खनिज है 0.71%। ये एक चार्ट बनाया और इस चार्ट के माध्यम से हम सीख रहे हैं कि भाई गाय के दूध में 86.26% कितना होता है? पानी। और बसा 4.50, प्रोटीन 3.45 और 4.88% दुग्ध शर्करा और खनिज 0.71%। इस चार्ट के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है कि किस प्रकार के दूध में कितना प्रोटीन, कितना वसा या कितना दुग्ध शर्करा पाया जाता है। नंबर 2 पर लेते हैं भैंस का दूध। लो जी, इसमें पानी का जो प्रतिशत है यानी जल 82.25 और जो बसा है 7.5
5.51%। उसके बाद प्रोटीन का नंबर लेते हैं तो 5.05%। फिर आता है दुग्ध शर्करा, इसका 4.44%। इसकी मात्रा कितनी है? 4.44। अब बचता है खनिज, तो खनिज में 0.75%। भैंस के दूध में पानी, देखो तुलना की जाए अगर गाय के दूध और भैंस के दूध की, तो पानी की मात्रा गाय के दूध में ज़्यादा है, भैंस के दूध में कम है। इसमें वसा कम है, यानी फैट जो है गाय के दूध में कम है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु से लेकर और 10-12 साल तक के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, तो वो क्या? गाय का दूध। कारण फैट कम। यहाँ देखो फैट ज़्यादा है, ये 4.50 है और ये कितना है? 7.51। प्रोटीन की मात्रा भैंस के दूध में ज़्यादा है। तुलना अगर की जाए गाय के दूध से, तो आप देख रहे हैं वसा भी ज़्यादा है और प्रोटीन भी ज़्यादा है। लेकिन कम क्या है? दुग्ध शर्करा और खनिज भी ज़्यादा है। तो ये जो भैंस का दूध है उसमें मात्रा किसकी ज़्यादा होती है? फैट की। चलिए भाई, अब तीसरा प्रकार देखते हैं, बकरी का दूध। बकरी के दूध में पानी की मात्रा 85.71%, वसा 4.00%, प्रोटीन 4.29%, दुग्ध शर्करा 4.46% और खनिज जो है वो 0.76। अगर इन तीनों में देखें, तीनों प्रकार के दूध में बकरी के दूध में सर्वाधिक खनिज बकरी के दूध में पाया जाता है, 0.76। अगर इन तीनों में तुलना करें तो चौथे नंबर पर मां का दूध। नवजात शिशु पूरी तरह से निर्भर होता है। नवजात शिशु पूरी तरह से निर्भर किस पर होगा? मां के दूध पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पानी है वो 87.41%। चारों प्रकार के जो हैं, गाय, भैंस, बकरी और मां के दूध में अगर अंतर देखें तो पानी की सर्वाधिक मात्रा केवल और केवल इसी में मिल रही है, मां के दूध में 87.41%। और वसा है 3.78%। जो चारों में देखें तो केवल इसी का कम है, फैट सबसे कम इसी में देखने को मिला। उसके बाद आता है प्रोटीन 2.29, यह भी प्रोटीन तुलना की जाए तो ये भी कम है। और उसके बाद 6.21% दुग्ध शर्करा, जो कि इन तीनों से बहुत ही ज़्यादा है, देख रहे हैं आप। उसके बाद खनिज की बात करें तो खनिज 0.31%। अब पूरा ये चारों प्रकार के मिल्क में और ये चार्ट के माध्यम से अगर हम देखें तो पूरी तरह समझ में आ जाता है कि बच्चे के लिए माँ का दूध अति आवश्यक है और सुपाच्य भी है, क्योंकि वो हल्का होता है और पूरी तरह से एनर्जी भी देता है, क्योंकि दुग्ध शर्करा की मात्रा 6.21% है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि दूध हमको कितनी कितनी मात्रा में और क्या क्या देता है। प्रोटीन, वसा, शर्करा, खनिज और जल। जल की मात्रा तो वैसे भी शरीर में सर्वाधिक है,
मनुष्य के शरीर में। तो इस प्रकार के कंपोजिशन में कहीं भी अगर आप देखें तो दूध हो या तो उसमें भी तो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाएगी किसकी? जल की, यानी पानी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूध में उपस्थित वसा तथा शर्करा हमारे शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करते हैं। पहली लाइन समझ में आ रही है क्या? दूध में जो शर्करा है उससे और वसा से हमको क्या मिला? हमको मिला ऊर्जा एवं शक्ति, जो कि जीने के लिए अति आवश्यक है। बिना ऊर्जा बिना शक्ति के कहाँ का जीवन, कैसा जीवन? भाई ऊर्जा का ही तो रूपांतरण है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होता है व्यक्ति। तो ऊर्जा बहुत आवश्यक है, इसीलिए दूध का सेवन किया जाता है। तो दूध हमको वसा और शर्करा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट, शरीर में वृद्धि हेतु, अब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, उसके बाद वो बढ़ता है, तो वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हुई कैसे हुई? तो वजह थी शरीर में वृद्धि हेतु प्रोटीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है शरीर के वृद्धि के लिए? प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? दूध से। ऐसा नहीं है दूध से ही प्रोटीन मिलता हो, क्योंकि टॉपिक चल रहा है हमारा दूध, इसलिए बात कर रहा हूँ। प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो दालें भी हैं। ऐसा नहीं कि प्रोटीन केवल और केवल दूध से ही मिलता हो, क्योंकि यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है दूध, तो उसमें जो प्रोटीन मिल रहा है हम बात केवल उसी कर रहे हैं। शरीर में वृद्धि हेतु प्रोटीन आवश्यक होता है, तो दूध पिएगा व्यक्ति तो वृद्धि होगी शरीर की। दूसरा, ये प्रोटीन क्या करता है? टूट फूट एवं मरम्मत। अगर शरीर में चोट वोट लग जाती है तो सबसे ज़्यादा चोट को जल्दी ठीक करने में योगदान है अगर किसी का, तो वो है प्रोटीन का। तो प्रोटीन बहुत काम का है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध में जो प्रोटीन पाया जा रहा है उसका नाम रख दिया भाई कैसीन। शाकाहारी लोगों हेतु पशु प्रोटीन का एकमात्र स्रोत दूध है, क्योंकि जो भी शाकाहारी लोग हैं उनके लिए अगर प्रोटीन लेना है तो दूध सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए, पीना चाहिए, और इससे प्रोटीन की भरपाई हो जाएगी। तो ये तो रही बात, एक तो प्रोटीन का नाम, दूसरा कितने कितने मात्रा में प्रोटीन, वसा, शर्करा, लवण आदि मिलते हैं ये। अब बात करते हैं दूध क्यों फट जाता है। सवाल आया कि दूध क्यों फट जाता है। तो दूध में जीवाणु तो होते हैं। अगर दूध में जीवाणुओं की संख्या में लगातार वृद्धि होगी, अनियंत्रित रूप से दूध फट जाएगा।
और जितने कम से कम जीवाणु हैं बैक्टीरिया, तो वो दूध शुद्ध माना जाएगा। तो उत्तर क्या आया इसका? जीवाणु के कारण। दूध क्यों फट जाता है? आंसर हुआ जीवाणु के कारण। जीवाणुओं की वृद्धि के कारण दूध में अम्लता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अम्लता बढ़ जाती है और दूध फट जाता है। दूध क्या होता है? फट जाता है। अगर दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए तो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि नींबू को जो पाया जाता है अम्ल, वो अम्लीय होता है, एसिड होता है। जैसे डालेंगे फट जाएगा, क्योंकि अम्लता बढ़ जाती है। तो जीवाणुओं की वृद्धि, वो तो मैंने अलग उदाहरण दिया, यहाँ पर ध्यान देना, जीवाणुओं की वृद्धि के कारण दूध में अम्लता बढ़ जाती है और दूध फट जाता है। वो एक अलग उदाहरण है कि हम चाहें तो नींबू डाल दें तो भी फट जाएगा। दूध में जीवाणुओं की संख्या न्यूनतम हो तो वह स्वच्छ दूध होता है। जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, दूध फट जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा, फिर वो बजाय फायदा के उल्टा नुकसान ही करना शुरू कर देगा। तो यहाँ जानने योग्य बात यह है कि दूध क्यों फट जाता है? जीवाणुओं के कारण। और होता क्या है कि उसकी अम्लता बढ़ जाती है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि दूध से, अगर दूध शुद्ध नहीं है तो वो भी बीमारी फैलाएगा। बजाय फायदा करने के वो भी क्या नुकसान करेगा। अब कौन कौन सी बीमारियां फैलाएगा ये भी हम देख लेते हैं। संदूषित दूध से फैलने वाले बीमारियां, यानी अगर दूध प्रदूषित है, गंदा है, स्वच्छ नहीं है, तो उससे भी बीमारियां फैलेंगी। अब कौन कौन सी फैलेंगी? पहले नंबर पर टीबी, जिसको दूसरा नाम क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग। दूसरा एंथ्रैक्स। तीसरा टाइफाइड। चौथा पेचिस। पांचवा दस्त। छठवां कॉलरा। सातवां डिप्थीरिया। इतने रोग होने की संभावना रहेगी अगर दूध कैसा है? संदूषित, स्वच्छ नहीं है, तो ये बीमारियां होंगी। दूध का पाश्चरीकरण, यानी लंबे समय तक दूध को फटने से, बिगड़ने से, खराब होने से बचाने के लिए, यानी 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लें तो वो लंबे समय तक नहीं फटेगा, खराब नहीं होगा, जिसको हम पाश्चरीकरण कहते हैं। कितना डिग्री? 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये तो पता ही है कि हमारा जो जल है वो कितने डिग्री पर उबलने लगता है? 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलने लगता है।
0 पर जम जाता है। लेकिन यहाँ मिल्क की बात हो रही है और लंबे समय तक अगर उसको रखना है सुरक्षित तो क्या करेंगे 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म कर लेंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।